इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने जिस चीज के बारे में डिस्कस किया वो ये था कि हर कोई अपने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जहां से बैठकर किसी भी चीज को ऑब्जर्व करता है वो ठीक है, लेकिन किसी एक बात पे मुत्तफिक नहीं है। अभी हम क्लास में एक्सपेरिमेंट कर लें कि मेरा जो राइट हैंड है आपको लेफ्ट पे नजर आ रहा है, मेरे क्या वो राइट है। मैं अपने लिहाज से ठीक बता रहा हूं, आप अपने लिहाज से ठीक बता रहे हो, लेकिन एक बात पे हम मुत्तफिक नहीं है। इसी तरह मेरा बेटा हम लोग ये सोचते हैं कि सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है और हम रेस्ट पे हैं, लेकिन कोई बंदा जो अर्थ से दूर जाके ये चीज देखे तो उसको लगे, वो देखेगा, हम जानते भी हैं कि अर्थ रिवॉल्व कर रही होगी अराउंड द सन, लेकिन अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो चुका है, तब्दील। तो हर कोई अपनी अपनी जगह पे ठीक था, लेकिन किसी एक बात पे मुत्तफिक नहीं था। अब हमें उस बात की तरफ आना है जिस पे इस कायनात का हर शख्स, हर बंदा 100% क्या होगा, अग्री होगा। खोल दे बेटे। जिस पे हर कोई क्या होगा मेरा बेटा, अग्री होगा। इसी तरह से बोलना लाइट क्या हुआ, स्टॉप कर दो ना। सो वो हमारे पास जिस पे इस पूरी कायनात के लोग अग्री करेंगे वो मेरी जान है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को c से डिनोट करेंगे और 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। ये स्पीड का अंदाजा अगर लगाना हो जमीन और सूरज के दरमियान जो फासला है वो तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना मेरा बेटा, 15 करोड़ किलोमीटर। 1500, 15,000, 15 लाख की बात नहीं हो रही। कितना डिस्टेंस है मेरा बेटा, 15 करोड़ किलोमीटर। अगर स्पीड ऑफ लाइट से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो ये सारा डिस्टेंस सिर्फ 5 मिनट में भी कवर कर सकता है। मैं सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं, स्पीड बता रहा हूं कि कितनी ज्यादा होती है। चांद पे पहुंचने के लिए डिफरेंट मुल्कों ने ट्राई किया, कुछ पहुंचे लेकिन कुछ अभी स्टिल नहीं पहुंच रहे। अगर जमीन और चांद का फासला देखो तो मेरा बेटा वो है 3,80,000 किलोमीटर। आप 384 पढ़ते आ रहे हो ना, अप्रोक्सीमेट कितना है मेरा बेटा, जमीन और चांद के दरमियान का फासला 3,80,000 किलोमीटर। अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे चाहे आप ही स्पीड ऑफ लाइट से मूव करें तो आप ये डिस्टेंस सिर्फ 1 मिनट में कवर कर सकते हैं। अब हमारी डेली लाइफ में जो स्पीड है वो बहुत कम होती है इसके मुकाबले में। जैसे कि गाड़ी की स्पीड है मैक्सिमम 120 तक जाते हो आप लोग, ठीक है, एक बात कर रहा हूं जनरल, 200 तक चले गए, 200 किलोमीटर पर आवर। सिर्फ 200 किलोमीटर अगर आप 200 पे चलाओ तो 1 घंटे में सिर्फ 200 कवर करोगे, तो ये 5 मिनट में 15 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकती है। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यार स्पीड ऑफ लाइट को हम कैसे इमेजिन करें, हम कैसे देखेंगे यार ये स्पीड ऑफ लाइट है। आप आंखें बंद करो और छत पे खड़े होकर जितनी जल्दी, जितना भी आंखें खोलोगे, जहां तक आपकी आंख पहुंची, नजर पहुंची, वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। क्या जितनी तेजी से आपने आसमान को देखा, क्या उतनी तेजी से आप किसी ऑब्जेक्ट को वहां तक मूव करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। ये क्या है मेरा बेटा, स्पीड ऑफ लाइट। तो पूरी कायनात के ऑब्जर्वर, चाहे वो आसमान पर है, किसी गैलेक्सी पे है, किसी भी प्लेनेट पे मौजूद है, सबके लिए स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये वो वाहिद चीज है जिस पे मेरा बेटा पूरी कायनात के ऑब्जर्वर क्या करते हैं, अग्री करते हैं। ये बात हम लोगों ने पढ़ी। अब इससे होगा क्या, या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्पीड ऑफ लाइट को इसकी दूसरी बुनियादी रूह माना जाता है कि इसको डिस्कस किए बगैर आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो मेन पोस्टुलेट्स थे वो ये थे कि अभी हमने शुरू के लेक्चर में कहा कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, जहां से आप ऑब्जेक्ट को डिस्कस करोगे, वो कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मेरा बेटा सबसे खूबसूरत बात या जो भी है जिससे आपको पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट का
एक्सेलरेशन जीरो। दो सूरतों में होता है, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो क्या कर रहा है, विद कांस्टेंट स्पीड। किसके साथ मूव कर रहे हैं, विद कांस्टेंट स्पीड। सेकंड जो मेरा बेटा इसका पोस्टुलेट बनता है, सेकंड पोस्टुलेट ये बनता है कि जी जितने भी लॉज ऑफ फिजिक्स हैं वो सारे वैलिड होते हैं किसके अंदर मेरा बेटा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। और साथ हमने कहा कि स्पीड ऑफ लाइट is same for all observers. Speed of light is same for all observers. यहां तक हम सारी डिस्कशंस कर चुके हैं। हमने तीन चीजों को जिन्हें कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मेन पॉइंट्स ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है, जिसको हमने प्रूव करना है, साबित करना है आज के लेक्चर में। पहला ये टाइम डायलेशन, टाइम का स्लो हो जाना। सेकेंडली हमारे पास है जनाब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, कॉन्ट्रैक्शन सुकड़ना, किसी चीज का आपस में मिल जाने को कहते हैं। उसके बाद मेरा बेटा थर्ड मैस वेरिएशन। आप लोगों ने क्लासिकल फिजिक्स में ये बात पढ़ी हुई है, मैस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में अभी हम ये बात पढ़ रहे हैं कि मैस क्या है, एक वेरिएबल क्वांटिटी है। इस चीज को डिस्कस करना है। अब मेरे बेटे आपने सिर्फ एक छोटी सी चीज समझने के लिए अपने जहन में बिठा लेनी है। मैं फर्ज करूं एक क्लॉक की बात करता हूं, टाइम को समझना है तो सबसे पहले क्लॉक को समझना होगा। क्लॉक में आप सबको पता है हर नीडल एक स्पेसिफिक मोशन के साथ, एक स्पेसिफिक स्पीड के साथ मूव कर रही होती है। मैं ये कह लेता हूं कि मेरे पास दो मिरर्स हैं, मैंने मिरर 1 से लाइट फॉल करवाई, वो 2 से टकराकर जब वापस आती है तो मैं कहता हूं तब मेरे पास इस क्लॉक में जो टाइम गुजरा वो क्या था, 1 सेकेंड। फिर दोबारा जाएगी और फिर एक चक्कर मुकम्मल करेगी तो क्या हो जाएगा, 2 सेकेंड में। इतनी सी बात समझ में आ गई, बस ये पॉइंट अपने जहन में रखें। अब सबसे पहले मेरा बेटा मैं टाइम डायलेशन की बात करता हूं। टाइम डायलेशन क्या चीज है, और इतनी लंबी डिस्कशन जो हम लोगों ने की है दो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की, वो आपको समझ में आ जाएगी। नाम क्या बताया था आपने बेटा अपना, वजीउल्लाह। आप वजीउल्लाह साहब, क्या वजी लिख दो, कोई मसला तो नहीं। ये जमीन प्लेनेट पे मौजूद है, जैसे कि सारे हम जमीन पे मौजूद हैं। हम वो लोग हैं जो चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं जमीन से। तो मैं यहां पे प्लेनेट अर्थ की बात कर लेता हूं। अहमद यहां पे स्पेस में मौजूद है या स्पेसशिप में मौजूद है, दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस तब्दील हो गया। ठीक है मेरा बेटा, अब जरा गौर करना मेरे बच्चे, अहमद के स्पेसशिप में एक क्लॉक अटैच है। ठीक है मेरा बेटा, अहमद के स्पेसशिप में जो क्लॉक अटैच है, अब सबसे पहले अहमद की सिचुएशन समझ ले। हमने कहा था कि हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना है इनर्शियल। अगर अहमद के पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज मौजूद नहीं है सिवाय उस स्पेसशिप के, ना तो कोई सराउंडिंग है, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंकता हूं और डायरेक्ट मेरी तरफ वापस आ जाता है, तो मैं ये चीज नहीं बता सकता कि मैं रेस्ट में हूं या मोशन में हूं। जैसे कि अगर आप एक गाड़ी को देखो, ट्रेन पे बैठा हुआ एक बंदा बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेगा, हो सकता है बॉल पीछे की तरफ चली जाए, तो बॉल के मोशन के लिहाज से वो बता सकता है कि वो किस में है, मोशन में है। लेकिन रेस्ट में जैसे किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो वैसे क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। तो अहमद को ये लगेगा वो किस में है, रेस्ट में। जैसे आपको जमीन पे बैठे हुए ये महसूस होता है कि आप रेस्ट में हैं और सूरज क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इसी तरह अहमद को ये बात महसूस होगी कि वो रेस्ट में है, वजी जो जमीन पे मौजूद है वो किस में है, मोशन में है। और वजी को ये लग रहा होगा कि वो रेस्ट में है और अहमद क्या कर रहे हैं, मोशन में है। क्या दोनों सही अपनी अपनी जगह पे? ठीक है मेरा बेटा। अब ये देखो, अब अहमद के क्लॉक में 1 सेकंड का गुजरना हमने देखना है। अहमद के क्लॉक से जो लेजर लाइट नीचे की तरफ आई वो यहां से टकरा के क्या चली गई मेरा बेटा, वापस। अहमद को ये लग रहा है कि जैसे लाइट नीचे गई और वैसे टकरा के क्या आ गई, वापस। उसके मुताबिक 1 सेकंड गुजर चुका है। लेकिन वजी क्या ऑब्जर्व करता है, वजी ये चीज ऑब्जर्व करता है कि जब इस पॉइंट ए पे स्पेसशिप अहमद का मौजूद था, लाइट नीचे की तरफ आई। जब स्पेसशिप यहां पे पहुंचा तब जाके लाइट क्या गई, वापस। तब जाके लाइट क्या गई मेरा बेटा, वापस।
इसने अहमद ने जो इवेंट ऑब्जर्व किया उसके मुताबिक जैसे ही ऑब्जेक्ट नीचे गया या लाइट नीचे गई वैसे क्या आ रही है, वापस आ रही है, क्योंकि वो खुद को किस में कंसीडर कर रहे हैं, रेस्ट में, जैसे कि आप खुद को कंसीडर किस में कर रहे हैं, रेस्ट में। लेकिन दूसरा ऑब्जर्वर वो क्या कर रहा है, वो इसको किस में देख रहा है, मोशन में। उसने देखा लाइट पहले नीचे आई और यहां आके क्या आ रही है, वापस आ रही है। अब मेरे बेटे इसके मुताबिक अब यहां पे जाके क्या होगा, 1 सेकंड, उसके मुताबिक तो 1 सेकंड हो चुके हैं। अब हमें क्या लगता है कि यार यहां से यहां तक आने में डेफिनेटली ज्यादा टाइम लगेगा। जो टाइम है 1 सेकंड है, उसके मुताबिक, अहमद के मुताबिक जो टाइम उसके क्लॉक में चल रहा है वो प्रॉपर टाइम है। वो कौन सा टाइम है मेरा बेटा, प्रॉपर टाइम है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वजी के मुताबिक वो जो टाइम है वो डायलेट हो चुका है, क्या हो चुका है, स्लो हो चुका है। अब जितनी तेजी से अहमद का स्पेसशिप मूव करेगा उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा लेजर लाइट को वापस आने में, और उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा अहमद के स्पेसशिप में 1 सेकंड के गुजरने को, हमारे मुताबिक। ठीक हो गया मेरा बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट जितनी तेजी से मूव करेगा उसमें टाइम उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। फिर आप लोगों ने ये बात सुनी होगी कि स्पेस में जो एजिंग प्रोसेस है वो क्या होता है, स्लो। वो क्या होता है, स्लो। हालांकि उनके मुताबिक वो टाइम क्या है, प्रॉपर टाइम है, लेकिन जमीन वालों के मुताबिक वो टाइम क्या है, स्लो टाइम है। वो टाइम क्या है मेरा बेटा, स्लो टाइम है। क्लियर होगी इतनी सी बात। अब मेरे बच्चे जितनी भी बायोलॉजिकल क्लॉक्स हैं वो भी सारी स्लो डाउन हो जाती हैं जब ऑब्जेक्ट क्या करते हैं। अब मेरे बच्चे यहां पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, T इज इक्वल टू T0, डिराइव फॉर्मूला, ओवर 1/1 माइनस p स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। व्हाट इज T? T है मेरे बच्चे मेरे पास डायलेक्टेड टाइम, जो कि आपने एक स्लो टाइम ऑब्जर्व किया, और ये जो डायलेशन है ये अपेरेंट नहीं है, ये एक्चुअली ऐसे होता है, हकीकत में है, ये नहीं कि हम इसको इमेजिन कर रहे हैं, हकीकत में ऐसा होता है। और ये मेरे पास मेरा बेटा कौन सा टाइम था, प्रॉपर टाइम, जो कि किसने ऑब्जर्व किया था, अहमद ने, और वो अपने लिहाज से किसमें है, रेस्ट में। लेकिन इसके लिहाज डायलेक्टेड टाइम कब ऑब्जर्व किया, जब ऑब्जेक्ट किसमें था, मोशन में। इसके बाद मेरा बेटा इस फैक्टर को कहते हैं लॉरेंट्ज फैक्टर, और इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होनी चाहिए। अगेन मेरे बेटे अगर कोई आपसे पूछा जाए व्हाट इज डायलेक्टेड टाइम, टाइम ऑब्जर्व्ड बाय एन ऑब्जर्वर इन मोशन, टाइम ऑब्जर्व्ड बाय एन ऑब्जर्वर इन मोशन, टाइम ऑब्जर्व्ड बाय एन ऑब्जर्वर इन मोशन। और सिमिलरली जब यहां पे लिखेंगे प्रॉपर टाइम में तो आप क्या लिखोगे, टाइम ऑब्जर्व्ड बाय एन ऑब्जर्वर इन स्टैटिक या रेस्ट। क्लियर हो गया मेरे बच्चे, टाइम डायलेशन क्लियर होगी। अब मेरी जान अगर मैं ये कहूं कि ऑब्जेक्ट मूव करता करता अप्रोच कर लेता है स्पीड ऑफ लाइट को, ऑब्जेक्ट की स्पीड किसके मुकाबले में हो जाती है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल, तो मेरा बेटा आप इस फैक्टर में देखो v की जगह पे c रखोगे, c स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1 में -1 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होता है, 0, और किसी भी नंबर को जब 0 पे डिवाइड किया जाता है तो आंसर क्या आता है, इनफिनिट। इट मींस जो डायलेशन होगी इतनी स्लो हो जाएगी तो हमें लगेगा जैसे टाइम गुजर ही नहीं रहा। टाइम क्या हो रहा है मेरा बेटा, गुजर ही नहीं हो रहा। डायलेशन का इनफिनिट होना जिसका मतलब है टाइम का स्लो होना, टाइम का गुजरना नहीं, टाइम का डायलेट होना है। क्लियर हो गया यहां तक, नोट डाउन कर लिया, स्टॉप करो इसको एक दफा। सो मेरे बेटे अभी हमें बात करनी है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की। जरा मेरे बच्चे गौर से सुनना। इमेजिनेशन के बिहाफ पे आइंस्टाइन ने ये सारी थ्योरी दी थी, इसको समझना समहाउ हमारे लिए इसलिए मुश्किल हो जाता है कि हम उसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करते, या डेली लाइफ में रोजमर्रा की जिंदगी में ये चीजें होते हुए हम देखते नहीं, इसलिए ये चीज समझना हमारे लिए क्या होती है, मुश्किल होती है। अब मेरे बच्चे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को समझना है तो बहुत इजीएस्ट वे में स्पेसशिप नंबर 1, स्पेसशिप नंबर 2, स्पेसशिप नंबर 3, तीनों में एक एक क्लॉक लगा हुआ है, ठीक है मेरे बेटे, 8, 1,
2 3, ठीक है। वर्जी का स्पेसशिप, अहमद का और गोल्डन का, ठीक है। तीनों के 3 स्पेसशिप मौजूद हैं। मेरे बेटे प्लीज 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 ध्यान से, सपोज ये करो कि अहमद दोनों स्पेसशिप को तीनों सेम डायरेक्शन में एक ही लाइन पे मौजूद है। तीनों क्या है मेरा बेटा, सेम डायरेक्शन में एक ही लाइन पे मौजूद है। अहमद इन दोनों स्पेसशिप को कोई कमांड देता है, कोई हुक्म करता है, कुछ बताता है कि आपने अपना इंजन फायर करना है, आपने चलना है, कुछ करना है। तो एक लेजर लाइट ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेंकता है सेम टाइम पे, एक्सक्यूज मी, एक लेजर लाइट ये बैकवर्ड डायरेक्शन में फेंकता है। तो मेरे बेटे अहमद के लिहाज से उसने दोनों को जो सिग्नल सेंड किया वो सेम टाइम पे किया, लाइट का सिग्नल। ऐसे ही मेरा बेटा दोनों को सेम टाइम पे सिग्नल सेंड किया। लेकिन अब जो बंदे प्लेनेट पे मौजूद हैं वो इसको कैसे ऑब्जर्व करते हैं? एक चीज आगे की तरफ जा रही है ऑलरेडी, इन तीनों की डायरेक्शन ये है। उनको ये लगेगा कि अगले वाले को बहुत देर के बाद सिग्नल मिलेगा एज कंपेयर टू दी शिप नंबर 2। एक तो इसकी तरफ आ रहा था वजी और दूसरा इसने उसकी तरफ सिग्नल भी सेंड किया। तो हमें ये महसूस होता है या हमें ये लगता है कि इन अहमद और वजी के दरमियान जो सिग्नल का ट्रांसफर हुआ वो क्या हो चुके हैं, जल्दी। लेकिन ये स्पेसशिप क्या कर रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। तो इसके मुकाबले में अहमद भी उस तरफ ही जा रहा है, लेकिन इसके मुकाबले में इसको थोड़ी देर बाद या टाइम लगेगा। तो मुझे ये बताओ टाइम फास्ट कहां पे है मेरा बेटा, यहां पे। टाइम स्लो कहां पे है मेरा बेटा, गोल्डन के लिए। तो मुझे ये बताओ कि ऑब्जेक्ट जितनी तेजी से मूव करेगा इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस उतना ही क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये मैं बात कह सकता हूं कि अगर यही ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे तो इनके दरमियान जो लेंथ है वो और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी। क्लियर होगी इतनी बात? अब मेरे बच्चे एक बुक में इस तरह से एक स्फेरिकल शेप बनी हुई है। पहले वो बहुत कम स्पीड से मूव कर रही थी, फिर अगर वो तेजी से मूव करती है स्फेरिकल शेप इस तरह नजर आना शुरू हो जाती है। फिर ये ऑब्जेक्ट और तेजी से मूव करता है तो ऑब्जेक्ट की स्पीड, यही स्फेरिकल ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, एक स्ट्रेट लाइन में। पहली बात तो ये, अगर ये कहा जाता है कि अल्लाह करे कि प्रैक्टिकली पॉसिबल अगर होता है तो अगर आप ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन देखना चाहते हैं तो आप इसको सामने से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक स्फेरिकल शेप थी, अब वो कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही है। या सामने से भी नहीं, सामने से देखोगे तो सर्कुलर शेप सर्कुलर ही रहेगी। लेंथ की कॉन्ट्रैक्शन कहां से नजर आएगी, साइड से, कि यार वो पहले तो बड़ा सा था अब क्या होता जा रहा है, बिल्कुल शॉर्ट होता जा रहा है। अब भाई आपने भी स्पेस में ऑब्जेक्ट को जितनी तेजी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा उतना ही वो क्या नजर आता है, शॉर्ट नजर आता है। ये तो डेली ऑब्जर्वेशन भी है, बहुत शॉर्ट ऑब्जेक्ट नजर आते हैं। लेकिन मैं फिर ये बताता हूं, ये प्रैक्टिकली हम इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर ही नहीं सकता, ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर ही नहीं सकता। तो अगेन जिस तरह हम लोगों ने उसके लिए फॉर्मूला लिखा, इसका फॉर्मूला मेरा बेटा L is equal to L naught 1 minus v square over c square, 1 minus v square over c square। अब अगर मैं बच्चे में ये बात करूं कि अगर फर्स्ट करो मैं ये मान लूं कि ऑब्जेक्ट ज्यादा तेजी से मूव करता है तो उसके दरमियान डिस्टेंस लेंथ की कॉन्ट्रैक्शन होती जाती है, ये डन है, क्लियर है। अगर मैं ये कहूं कि ये ऑब्जेक्ट इतनी तेजी से मूव करते हैं कि v की जगह पे क्या आ जाता है, c, ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, v और v स्क्वायर दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, 1 minus 1 0, तो लेंथ किसकी इक्वल आ जाएगी, 0, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर होगी बच्चे कि आपके लिए एक तो वो इनविजिबल हो जाएगी और एक उसकी लेंथ कम होती होती क्या हो जाएगी, 0। कहां तक, जब एग्जैक्ट स्पीड ऑफ लाइट पे पहुंच जाए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये क्या होगी मेरा बेटा, लेंथ का कॉन्ट्रैक्ट होना, लेंथ का कॉन्ट्रैक्ट होना। क्लियर है मेरे बच्चे? टाइम वेरी, देखो टाइम डायलेशन क्लियर हुआ, जितनी तेजी से मूव करते हैं टाइम डायलेशन, उसी टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट हमने किसकी बात कर ली, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की। अब छोटा सा टॉपिक है मेरा बेटा मास वेरिएशन का। आप लोगों ने 9th क्लास में आइंस्टाइन की एक मास एनर्जी इक्वेशन पढ़ी थी, याद हो? वो मास एनर्जी क्या होती है, फिजिक्स की कई बुक्स में ये लिखा होता है, E is equal to mc square। प्लीज 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 मेरा बेटा
ये खत्म होने वाला आपका टॉपिक। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। इसका मतलब क्या है मेरा बेटा, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। उसकी एनर्जी क्या हो रही है मेरा बेटा, बढ़ती जा रही है, और उसका मैस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। क्लासिकल फिजिक्स आपको क्या कहती थी, क्लासिकल फिजिक्स ये कहती थी कि मैस कभी भी चेंज नहीं होता, मैस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स ये कहती है कि अगर ऑब्जेक्ट तेजी से मूव करेगा उसकी स्पीड बढ़ेगी, और उसकी स्पीड बढ़ने से उसकी एनर्जी बढ़ेगी, और उसका मैस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसका मैस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसके लिए भी उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट तो परफॉर्म किया था, जैसे कि, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसमें कंफ्यूज करूं मैस वेरिएशन में, कि सपोज दो लोग हैं, अहमद और वजी, ये दोनों एक दूसरे की तरफ एक बॉल को फेंकते हैं। दोनों बॉल आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे, और टकरा के क्या आ जाएंगे, वापस। लेकिन वजी को ये लग रहा होगा कि अहमद का जो बॉल का मैस है, क्योंकि ऊपर से चीज आ रही है, हमें हमेशा वो क्या लगती है, हैवियर। इसका मैस क्या होगा, ज्यादा, और इसका मैस क्या होगा, कम। अब मोमेंटम क्या चीज होती है, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। अगर अहमद का मैस ज्यादा है तो मोमेंटम को एक जैसा रखने के लिए अहमद को बॉल क्या करनी चाहिए, बिल्कुल स्लो फेंकनी चाहिए, और वजी को बॉल क्या फेंकनी चाहिए, तेजी से, क्योंकि वजी का मैस क्या है, कम, और अहमद का मैस क्या है, ज्यादा। सो मेरे बेटे, टू कंजर्व द मोमेंटम, या इतनी सी बात समझ में आती है कि ऑब्जेक्ट जितनी तेजी से मूव कर रहा हो स्पेस में, उसका मैस उतना ही क्या होता है, ज्यादा होता है, और उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती है। फिर आप लोगों ने तो एक टॉपिक ये पढ़ा हुआ था फोर्स और मोमेंटम का, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू किसके होता है, अप्लाइड फोर्स के। अब मोमेंटम का फॉर्मूला आप लोगों ने ये पढ़ा, m डेल्टा t या pm डेल्टा v। भी मैस में तब्दीली नहीं आती थी, किसमें तब्दीली आ जाती थी, स्पीड में। मैस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। याद हो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, दो बॉल आपस में टकराती हैं, लेकिन आज तक ये चीज नहीं पढ़ी थी कि मैस भी m1 ये चेंज होगा। क्या चीज चेंज होती थी, वेलोसिटी। क्या चीज चेंज होती थी, वेलोसिटी। लेकिन आज के टॉपिक में हम ये बात पढ़ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जितनी तेजी से मूव करता है उसका मैस भी बदलता जाता है। इसका मतलब है मैं जो डेल्टा का साइन है वो किसके साथ लिख सकता हूं, m के साथ भी, कि मैस में भी क्या आती है मेरा बेटा, वेरिएशन आती है। मैस में भी क्या आती है, वेरिएशन आती है, मैस भी तब्दील होता है। अब मेरी जान, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ाते जाते हैं, मैं लिख रहा हूं यहां पे m इज इक्वल टू m नॉट 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस p स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। ये इक्वेशन ये बताती है कि अगर स्पीड बढ़ती बढ़ती स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल आ जाए तो आपका मैस बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो इन्फिनिट। वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिट। इन्फिनिट मतलब इतना हैवियर हो गया है कि उसको एक्सेलरेट करवाना हमारे लिए क्या हो चुका है, मुश्किल हो चुका है। अब मेरे बच्चों को कहते हैं कि अब कोई बंदा मजीद अगर इसकी स्पीड बढ़ाए तो फोर्स लगाएगा तो वो कहां चला जाता है मैस, या फोर्स कहां चली जाएगी। तो मेरे बेटे, आप लोगों ने आइंस्टाइन की इक्वेशन में पढ़ी थी, बात थी इंटर कन्वर्जन ऑफ मैस एंड एनर्जी। इंटर कन्वर्जन ऑफ मैस एंड एनर्जी। आप क्या कर सकते हो मेरे बेटे, इसकी स्पीड में इतना इंक्रीज ला सकते हो फोर्स लगाने से कि आप अप्रोक्सीमेट में कहता हूं 0.99 तक पहुंच गए। अगर इससे भी ज्यादा फोर्स लगाओगे तो मेरा बेटा फिर ये होता है कि जो एनर्जी आप इसकी स्पीड बढ़ाने में लगा रहे हो वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैस में। वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैस में। मैं दोबारा से ये बात बताता हूं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती जाती है उसकी एनर्जी में इंक्रीज भी आता है, या फिर जिसकी एनर्जी ज्यादा हो उसकी स्पीड भी क्या होती है, ज्यादा, और उसका मैस भी क्या होता है, ज्यादा। अब ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ाने के लिए क्या लगानी पड़ती है, फोर्स। ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ाने के लिए क्या लगानी पड़ती है, फोर्स। फोर्स लगाने के लिए आपकी बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी। आपकी बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी। मैंने कहा आपने इतनी स्पीड बढ़ा दी, फर्ज करें अप्रोक्सीमेट आप कहां तक पहुंच गए, स्पीड ऑफ लाइट तक। तो कहते हैं कि अगर इससे भी ज्यादा आप फोर्स लगाओ या इससे ज्यादा भी आप एनर्जी लगाओ तो फिर वो एनर्जी कहां जाएगी, वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैस।
क्लियर हो गया मेरे बच्चे? अब यहां से ये चीज पता चलती है कि ऑब्जेक्ट अगर तेजी से मूव करेंगे तो वो क्या होते जाएंगे, हैवियर होते जाएंगे, और हैवियर ऑब्जेक्ट की एनर्जी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। और लास्ट में फिर ये बात कही जाती है, इट ऑल हैपन अगर हम किसको अप्रोच कर लें, स्पीड ऑफ लाइट को, लेकिन हम इसको अप्रोच नहीं कर सकते, इसलिए स्टिल इसका ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना हमारे लिए क्या होता है मेरा बेटा, मुश्किल। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे एक वैल्यू बताई थी, सिर्फ इसके साथ टॉपिक खत्म। E इज इक्वल टू mc²। फर्ज करो 1 किलोग्राम के अंदर मैं ये चीज बताना चाहता हूं कि 1 केजी में कितनी एनर्जी होती है अगर वो किससे मूव करे, स्पीड ऑफ लाइट से। मैथ की जगह पे मैंने क्या लिखा, 1 केजी। C की जगह पे आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 8 का स्क्वायर, ये बनेगा 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 16 जूल एनर्जी। एक क्वांटिटी ऑफ मैटर 1 केजी मास के अंदर कितनी एनर्जी होगी, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 16। कि आप 9 के साथ अगर 16 जीरो लिखो तो आप काउंट भी नहीं कर सकते, इतनी एनर्जी रखेगा 1 केजी मास अगर वो किससे मूव कर रहा हो, स्पीड ऑफ लाइट से। 3 चीजें याद करवाता हूं। सबसे पहले, अगर ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा तो टाइम इतना स्लो हो जाएगा कि कहां तक पहुंच जाएगा, इन्फिनिट तक। अगर ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा, लेंथ इतनी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, 0। और अगर ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा, मास इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिट। क्लियर होगी मेरा बेटा? ये 3 कॉन्सिक्वेंसेस थे कि अगर स्पीड ऑफ लाइट से ऑब्जेक्ट मूव करते हैं तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपको 3 चीजें बताती है कि मास भी तब्दील हो सकता है, लेंथ भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, और टाइम भी स्लो हो सकता है। तो इसी के साथ हमारा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फाइनली ये टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद आपकी बुक के जितने भी टॉपिक्स रहेंगे वो मैक्सिमम 15 मिनट्स के। आपको सुनने में अगर तकलीफ हो तो मादरत, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर हो।